हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका बिश्नोई एंड वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने कर ली है। उसमें हमने एस्टेट का जो 2024 में जो एग्ज़ाम आया था वो हमने सॉल्व करा था। सारे 60 क्वेश्चन, 60 के 60 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज भी हम टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट बेस्ड पीवाईक्यूज हैं। कंसेप्ट भी आपको समझने को मिलेगा। पीवाईक्यूज तो आप करोगे ही करोगे। आई विश आपकी ये जो जितना ये टाइम आप इस क्लास में लगा रहे हो आपका वेस्ट ना हो। जितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे हम करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो चलिए बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इनफ्लो एक्सीड्स एन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी, जहां पर इंडिविजुअल की प्रोसेसिंग कैपेसिटी से एक्सीड कर रहा है। एक्सीड कर रहा है मतलब ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो जाएगी? ओवरलोड हो जाएगी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा कि हम जो हमारे फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, है ना, फैमिली के साथ कर रहे हैं, सोसाइटी में कर रहे हैं, है ना, वो हो गया। फॉर्मल क्या होगा? जो कोई ऑफिस में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो। और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या होगी? जो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। Question number 92. The product life cycle stages in which a product's sale start climbing quickly. जब अचानक से ग्रोथ क्या करती है हमारी, जो सेल होती है वो अचानक से जब हमारे स्टार्ट हो जाती है बढ़ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो होती है हमारी ग्रोथ स्टेज होती है, ठीक है। बाकी स्टेजेस क्या होती है? देखिए ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कंसेप्ट में हम क्या सीखते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है कि इंट्रोडक्शन से विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट, इंट्रोडक्शन से लेके जब तक मार्केट तक पहुंचता है उसके प्रोसेस को हम सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, मार्केट के अंदर लॉन्च हो गया है। उस टाइम पे हमारी सेल कम होती है और कॉस्ट क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है मार्केटिंग की वजह से, है ना, क्योंकि मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उस वजह से इस चीज का मेन फोकस हमारे अवेयरनेस पे होता है, प्रमोशन पे होता है और ट्रायल पे होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कई बार स्टेजेस में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? प्रमोशन को पहले पॉइंट लेके चलते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं, है ना। सेकंड आ गया हमारा ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस गेन कर लेता है। सेल्स क्या होती है? अचानक से बढ़ जाती है। प्रॉफिट क्या होते हैं? इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। किस पे फोकस होता है? हमारा मार्केट शेयर को एक्सपेंड करना होता है, इस पे मेन फोकस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करना होता है, इस पे मेन फोकस होता है। अगर मैच्योरिटी स्टेज की मैं बात करूँ, ये थर्ड स्टेज है। सेल ग्रोथ धीमी हो जाती है। मार्केट क्या होती है? सैचुरेटेड होती है। हम क्या पीक पॉइंट पे जैसे मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वो वाली स्टेज आ जाती है यहाँ पे। कंपटीशन क्या है? हाई होता है। प्रॉफिट स्टेबलाइज होते हैं। फोकस किस पे होता है? डिफरेंशिएशन पे, प्रमोशनल ऑफर्स पे, ब्रांड लॉयल्टी पे, ठीक है। फिर क्या आती है? हमारी डिक्लाइन स्टेज आ जाती है। इसको हम जैसे ग्राफ से भी डिनोट कर सकते हैं कि ऐसे ये बढ़ रही है ना, ये यहाँ पे पीक पे, ये क्या हमारा मेच्योरिटी आ गया। यहाँ से क्या हमारी ग्रोथ अचानक से, ये ग्रोथ स्टेज बोल सकते हैं, ये मेच्योरिटी बोल सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्या हो गया? हमारा डिक्लाइन हो गया, ठीक है। डिक्लाइन में क्या होगा? सेल्स ऑब्सोलेंस की वजह से या कंपटीशन की वजह से घट जाएगी। चेंजिंग टेस्ट की वजह से घट जाएगी। प्रॉफिट हमारा घट जाएगा। कॉस्ट जो भी है कट हो रही है, उसकी जरूरत, हमें कॉस्ट कटिंग की जरूरत पड़ती है। और इसका मेन फोकस क्या करता है कि बस हमें क्या करना है? रिवाइव करना, डिसकंटिन्यू करना या फिर इनोवेट करना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 93। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? ऑफ द जॉब का मतलब क्या होगा? कि जो ऑन द जॉब नहीं है। जो ऑन द जॉब है ना। ऑफ द जॉब नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा? जो ऑन द जॉब है। और ऑफ द जॉब का क्या मतलब होगा? जो ऑन द जॉब नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, तो मतलब ये बताना है कि कौन सी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, ठीक है। ऑन द जॉब वाली हमें बतानी है, इनमें से कौन सा है। क्या जॉब रोटेशन ऑन द जॉब है? क्लासरूम लेक्चर, क्लासरूम लेक्चर को इसलिए इन्होंने इंक्लूड करा, वैसे तो देखिए कोई वैलिड पॉइंट है नहीं, लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हम बोल सकते हैं कि आप क्लासरूम में लेक्चर्स ले रहे हो, ठीक है। तो मतलब कि उसको एक ऐसे मान लिया कि ऐसे मतलब कि पढ़ाना आपको ऑफ द जॉब में इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे कोई वैलिड पॉइंट नहीं बनता। साइमुलेशन होता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी होता है, ये दोनों ऑफ द जॉब के ही होते हैं। मतलब कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, साइमुलेशन, सिमिलर कंडीशन क्रिएट हो जाती है ना। तो इस वजह से ये क्या हमारा जॉब रोटेशन जो है ना, ये ऑन द जॉब है। कुछ आपको सभी अभी मैं बताऊंगी कि ऑन द जॉब कौन से होते हैं और ऑफ द जॉब कौन से होते हैं। ऑन द जॉब क्या होता है? जब रियल वर्क इन्वायरमेंट हो, है ना, जो करके सीख रहे हैं। और ऑफ द जॉब में क्या होता है? हम सुन के सीख रहे हैं या फिर प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं। कॉस्ट इसमें ऑन द जॉब में कम लगती है, इसमें कॉस्टली ज्यादा लगती है। ये इमीडिएट अप्लाई कर देते हैं और इसमें क्या होता है? एप्लीकेशन में टाइम लगता है, ठीक है। ऑन द जॉब में रियल वर्क इन्वायरमेंट होता है और ऑफ द जॉब में मर के आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑन द जॉब मेथड्स कौन से होते हैं? जॉब रोटेशन होता है, जिसमें क्या है? जॉब क्या है? शिफ्ट कर दी जाती है एक दूसरे से। फिर कोचिंग होती है, जब सीनियर क्या है? सुपरवाइजर क्या गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट देता है ट्रेनीज को। मेंटोर करना, ठीक
ठीक है, कोई एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपको समझा रहा है लॉन्ग टर्म करियर के बारे में, ठीक है। अप्रेंटिसशिप होगा हो जाना, ये तो आपने कॉमनली सुना ही होगा अप्रेंटिसशिप के बारे में, तो कि ट्रेनिंग्स क्या होते हैं, स्किल वर्कर के अंदर काम करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। अंडर स्टडी क्या होती है कि ट्रेनिंग वर्क करते हैं कोई असिस्टेंट के अंदर, ड्यूटीज के अंदर, सुपीरियर की, ठीक है। इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को रियल वर्क सेटिंग से रिलेटेड। वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर आपका जो भी आपको जॉब असाइन होगी उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कमिटी असाइनमेंट करना, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग देखियो कि इसमें भी आती है और उसमें भी आती है, लेकिन ज़्यादा देखिए जॉब रोटेशन तो ऑन द जॉब है ही। अब जो ऑप्शन में हमको वेस्टिब्यूल दिया गया था, ये कुछ टाइम्स क्या होती है, ऑन द जॉब भी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सिमुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट, अगर रियल इक्विपमेंट का वो शो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी, ऑन द जॉब हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्या हो जाएगी, ऑफ द जॉब हो जाएगी। शेडोइंग भी आता है और डिमोन्स्ट्रेट एंड प्रैक्टिस भी आता है। डिमोन्स्ट्रेशन करना मतलब कि आप कुछ दिखा रहा है ट्रेनर आपको कोई काम करने के लिए और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ये इसमें आता है। देखिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में क्या आता है कि लेक्चर मेथड, है ना। लेक्चर मेथड इसीलिए उन्होंने क्लासरूम लेक्चर को लिया था कि मतलब ट्रेनिंग कंसेप्ट्स को ओरली बता रहा है, ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग उसको सुन रहे हैं। क्लासरूम लेक्चर इस वजह से उन्होंने लिया था। कॉन्फ्रेंस मेथड क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन करता है कोई भी ट्रेनर आइडिया सॉल्यूशन की। सेमिनार क्या होता है कि एक्सपर्ट और पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना वो डिस्कस करते हैं कोई एक टॉपिक के ऊपर, चाहे आप उस पे लगा लो जी। आजकल तो वैसे सेमिनार्स कॉलेजेस वगैरह के अंदर भी होते हैं, वहां पे आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए लिए जाते हैं, है ना। केस स्टडी मेथड इन डेप्थ के अंदर कर रहे हो। हाइपोथेटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रियल वाली चीजों को वो क्या कर रहे हैं कि एनालाइज करते हैं ट्रेनिंग, है ना। रोल प्लेइंग, आप रोल प्ले कर रहे हो कि ट्रेनिंग कैसे एक्ट करता है कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस होएगी उनको कैसे डेवलप करेगा, उन सिचुएशंस में अपनी बिहेवियरल स्किल्स को कैसे डेवलप करेगा, ठीक है। साइमुलेशन क्या होता है कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना, है ना। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होती है, साइमुलेशन में जैसे वो जो पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो उसका एक मतलब कि हम लगा सकते हैं कि वो वाली चीज। और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होती है कि फोकस करता है सेल्फ अवेयरनेस पे, है ना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होती है, लर्निंग स्टेप बाय स्टेप मटेरियल से जो भी सीखते हैं हम। मैनेजमेंट गेम्स हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ई लर्निंग, वर्कशॉप, ऑडियो विजुअल, तो ये इसके आगे क्या है, कुछ टाइप्स हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे इन विच दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज। ऐसा उनसे काम करवाना जो वो नहीं करना चाहते, तो कैसे करवा सकते हो आप, दबाव से ही करवा सकते हो ना। आप उनको दबाव डालोगे तभी वो करेंगे, तो दबाव कैसे डाल सकते हो, अगर आपके पास में क्या है, पावर है, तभी आप दबाव डाल सकते हो, ठीक है। एफिलिएशन का मतलब क्या होगा कि आपको संबंधता की जरूरत है, कुछ मतलब कि कोई चीज को आपको एफिलिएशन करवाने की जरूरत है। अचीवमेंट मतलब कि आपको कुछ अचीव करना है, मतलब कि आप उपलब्धि कुछ हासिल करना चाहते हो, है ना, ठीक है। Question number 95. The process of monitoring and evaluating the nature and direction of change in the business environment. Process करना, process of monitor कर रहे हो, ठीक है। evaluate कर रहे हो of nature and direction of change. देखो मॉनिटर करना क्या हो जाएगा कि हम स्कैनिंग कर रहे हैं, है ना। मॉनिटरिंग क्या हो जाएगी, तरीके से स्कैनिंग हो जाएगा। और इवेल्युएशन करना क्या हो जाएगा, हमारा एनालिसिस हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर क्रिएटिंग अ कंपनी वी यूज, कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। देखिए ये जिस स्टूडेंट को पता था तो पता था, नहीं पता था तो नहीं पता था, ऑल्ट प्लस F3 का हम यूज करते हैं कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन को ओपन अप करने के लिए, चाहे उसको एल्टर करना हो, क्रिएट करना हो, सिलेक्ट करना हो, ठीक है। ऑल्ट प्लस F1 किसके लिए यूज किया जाता है, कोई डिटेल या कंडेंस्ड व्यू को जानने के लिए किया जाता है। ऑल्ट प्लस F2 हम डेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी डेट को चेंज करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। और एस्केप की क्या है, हम इसको एग्जिट या फिर गो बैक के लिए करते हैं। 97 क्वेश्चन क्या है, द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक अ लार्ज स्केल, ठीक है, सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। क्या मानते हैं हम कि कंज्यूमर नहीं खरीदेगा प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना है, बेचना है ना। अगर कंज्यूमर, अगर क्या है कि उपभोक्ता क्या है, खरीदेंगे ही नहीं, तो हम क्या क्या सोच के चलेंगे कि हमको तो बेचना ही है, तो कौन सा कंसेप्ट आएगा, फिर बेचने का कंसेप्ट आएगा, है ना। तो उसमें क्या आएगा, सेलिंग कंसेप्ट आएगा। देखिए प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट किस पे फोकस करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करता है, उसके प्रोडक्ट का क्या फीचर है उस पर फोकस करता है, ठीक है। प्रमोशन कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, कोई स्टैंडर्ड, वैसे तो एक मतलब कि एक सेलिंग का ही पार्ट है कि हम सेलिंग को इनहेंस करने के लिए प्रमोशन करते हैं। सोशल मार्केटिंग में क्या हो जाएगा कि हम कंज्यूमर के वेलफेयर पे ले, कंज्यूमर का जो वेलफेयर है ना
उस पे फोकस करते हैं, ठीक है, सोशल गुड पे फोकस करते हैं, वो आता है हमारे सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 98 हमें क्या गिवन है कि एक्स वाई जी एंड पार्टनर्स है, शेयरिंग इक्वल प्रॉफिट्स, कैपिटल बैलेंसेस उनके क्या है, एक्स वाई जी के कितने, एक्स के 50,000, 40,000 और जी का 30,000। देखिए एक्स वाई और जी, एक्स का कितना है 50,000 है, वाई का कितना है 40,000 है और जी का कितना है 30,000 है, ठीक है। उनके प्राइवेट एसेट्स हैं 20,000, 2,000 और 5,000, जो उन्होंने बिजनेस के जो उनके क्या है प्राइवेट एसेट्स हैं इतने। व्हाट इज द एक्सटेंट देयर लायबिलिटी इन द फर्म, फर्म के अंदर कितनी लायबिलिटी होगी, इतना तो उनका है ही, साथ में उनके प्राइवेट एसेट्स भी जुड़ जाएंगे, है ना, फर्म के लिए जो लायबिलिटी होगी। तो ये 20 इसमें जुड़ जाएगा, ये 2,000 इसमें जुड़ जाएगा और इसमें 5,000 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये 70 और ये 42 और ये 35, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स और वाई के प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं अपनी 7:3 और उन्होंने क्या कर दिया, जी को एडमिट कर लिया। एक्स और वाई का क्या शेयरिंग प्रॉफिट है 7:3 है, जी एडमिट हो गया, जी का क्या रेशियो है 3/7 पे एडमिट हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है एक्स से कितना ले रहा है 2/7 ले रहा है। तो अब एक्स का कितना है 7/10 है और एक्स से कितना ले रहा है 2/7 ले रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, नीचे अगर हम एलसीएम ले तो 70 एलसीएम आएगा और 7 7 जा 49 माइनस में 10 2 जा 20, क्या हो जाएगा 29 अपॉन में 70। अब दूसरा बोला कि y से कितना ले रहा है 1/7, y का कितना है 3/10 है, उसमें से 1/7 ले रहा है, तो कितना बचेगा 3 10 जा 30, सॉरी 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 माइनस में 10 1 जा 10 अपॉन में 70, तो कितना बचा 11 अपॉन में 70। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसका क्या है 29 अपॉन में 70 है ना, इसका क्या है 11 अपॉन में 70 और इसका क्या है सी का क्या जी का क्या है हमारा 3/7 है, तो इसको बेस को इक्वल लाने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 3/70 30 सॉरी 30 अपॉन में 70 आ जाएगा, तो 29 11 और 30 ये कहाँ है, ये इस ऑप्शन में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो आप रिपीट करके एक बार देख लीजिए, सॉरी ये मैंने इसका आंसर पहले ही दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन हमें गिवन है कि इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ वन और मोर कॉल्स ऑन हिज एरियर, अगर शेयर होल्डर क्या होता है कि फेल हो जाता है अपनी कोई भी कॉल्स की अमाउंट को पेमेंट करने के लिए, द कंपनी में फॉरफिट हिज शेयर्स, हाँ जी आपने शेयर होल्डर ने क्या कि कॉल्स की अमाउंट की पेमेंट नहीं करी तो उसके शेयर फॉरफिट कर दिए जाएंगे, बिल्कुल सही है। इवन आफ्टर द फॉरफिचर ऑफ होल्डर्स इज टू शेयर्स that share responsible pay the amount due from him until the company receive full amount on those share, हाँ उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये भी बिल्कुल सही बात है कि चाहे वो फॉरफिट हो जाए शेयर्स लेकिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो उसकी अमाउंट की पेमेंट तो उसको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 101 क्वेश्चन, करंट रेशियो में क्या गिवन है 4:5, हमारा करंट रेशियो हमें गिवन है 4:5, क्विक रेशियो क्या गिवन है 5:7, हमें करंट लाइबिलिटीज गिवन है 3,50,000। देखिए ये सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया है, जो मैंने पिछली क्लास करवाई है उसमें सेम क्वेश्चन आया, बस उसमें क्या है कि इन्वेंट्री गिवन है करंट लाइबिलिटीज पूछा है, इसमें हमको करंट लाइबिलिटीज दे दी, इन्वेंट्री के बारे में पूछ लिया। तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होता है कि इन्वेंट्री इक्वल्स क्या होता है करंट रेशियो माइनस क्विक रेशियो इनटू में क्या हो जाता है करंट लाइबिलिटीज हो जाता है, ठीक है। तो करंट रेशियो हमारे क्या है 4/5 हो जाएगा, है ना, माइनस में क्विक रेशियो क्या है 5/7 हो जाएगा, इनटू में हमारी क्या हो जाएगी करंट लाइबिलिटीज कितनी है 3,50,000, ठीक है। तो 4/5 और 5-7 का क्या बनेगा, नीचे क्या आ जाएगा 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 28 एंड 5 5 जा 25, तो क्या बन गया हमारा 3 अपॉन में 35। अब क्या आएगा 3 अपॉन में 35 को जब हम 3,50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 35 से 35 कट और ये हमारा क्या आ जाएगा 30,000 आ जाएगा,
ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया थोड़ा सा बैक करके रिवर्स करके देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो आप बताइएगा, हम दोबारा कोशिश करेंगे, ठीक है। 102 क्वेश्चन नंबर 5000 रिसीव्ड फ्रॉम सबटेनेंट फॉर रेंट। रेंट के लिए हमने रिसीव करा है और एंटर्ड करेक्टली इन कैश बुक। मतलब कैश बुक में तो हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट में तो हमने क्या कर दिया? 5000 का हमने डेबिट कर दिया बिल्कुल सही से, ठीक है। एंड इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में भी डेबिट कर दिया है। रेंट अकाउंट में भी क्या कर दिया हमने? 5000 डाल दिया, ठीक है। तो क्रेडिट क्या करें? क्रेडिट की तो कोई एंट्री नहीं दी, तो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस में क्या होगा कि 5000 और 5000 10,000 हमने डेबिट कर दिया, तो डेबिट एक्सीड कर जाएगा ना 10,000 से, ठीक है। इस वजह से ये क्या है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑब्सोलेंस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट्स मे बी कॉज्ड बाय। ऑब्सोलेंस डेप्रिशिएबल एसेट्स की कैसे हो सकती है कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं डेप्रिशिएबल ऑफ एसेट्स का? टेक्नोलॉजिकल चेंज डेप्रिशिएट कर सकता है एसेट? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। और इम्प्रूवमेंट हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, क्या उससे हो सकता है? हाँ जी, उससे भी हो सकता है। लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन से भी हो सकता है। मार्केट डिमांड के अंदर चेंज आ गया तो उसकी वजह से हो सकता है। तो चारों रीजंस क्या हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। चारों रीजंस की वजह से क्या है कि एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है, ठीक है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जो शेयर वारंट्स के रिगार्डिंग जो हम मनी रिसीव करते हैं वो किसके अंदर शो करेंगे? देखिए, अगर सिंपल हमको गिवन है कि शेयर वारंट से रिसीव कर रहा है, तो वो क्या है कि शेयर होल्डर से रिसीव कर रहे हैं ना, शेयर होल्डर से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किस में जाएगा? वो शेयर होल्डर फंड्स में जाएगा। अगर क्या होता है, एक और चीज होती है कि अगर हमको शेड्यूल 3 गिवन हो, ऐसा गिवन हो कि शेड्यूल 3 के हिसाब से क्या होगा, तो वो होगा हमारे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में क्या होती है कि जो भी शेयर मतलब कि करंट लाइबिलिटीज के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये करंट नेचर के नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या होता है कि वो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को हम लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए, इसमें भी आया है और ये 2024 वाले पेपर में भी आया था कि हमको जो प्रोविजंस थे उनका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप प्रोविजन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से जरूर करके जाना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो क्या होता है। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भी प्रोविजंस होते हैं ना, जो भी बनाए जाते हैं वो सब किसके अगेंस्ट चार्ज होते हैं? वो रिवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज होते हैं। जितने भी प्रोविजंस हम बनाते हैं वो रिवेन्यू के अगेंस्ट होते हैं। और जो भी रिजर्व्स हम क्रिएट करते हैं, जितने भी हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं ना, वो हम प्रॉफिट्स के अप्रोप्रिएशन से करते हैं, ठीक है। तो प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं जो रिवेन्यू पे चार्ज होते हैं? सारे प्रोविजंस होते हैं, खाली ये नहीं कि सिर्फ आप डिस्काउंट और डेटर्स दे रहे हो, वो होता है। सारे प्रोविजंस होते हैं, चाहे वो बैड डेट्स के लिए हो, डिस्काउंट ऑन डेटर हो, रिपेयर हो, टैक्सेशन हो, वारंटी क्लेम हो, डेप्रिसिएशन हो, या फिर कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए हो, ठीक है। रिजर्व्स क्या होते हैं? वो भी सारे क्या होते हैं कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से होते हैं। कोई एक आधा नहीं होता, सारे के सारे होते हैं। जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, सिंकिंग फंड रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, या और भी कुछ है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 हमें क्या बताता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक लीडर। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लीडर नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेरिस्मेटिक लीडर। सॉरी, ये मैंने थोड़ा, मेरे को लग रहा है कि ये मिस टाइप हो गया, ये थोड़ा आगे आना था। आप ये समझ लीजिए कौन सा चैरिस्मेटिक लीडर है, उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो हमें बताना है। देखिए, विजन होता है, उसकी दृष्टि होती है, अभिव्यक्ति होता है, वो पर्सनल रिस्क भी लेता है और अपने फॉलोअर नीड्स के लिए भी सेंसिटिव होता है। कन्वेंशनल बिहेवियर उसका नहीं होता, वो नॉन कन्वेंशनल बिहेवियर होता है कोई भी चैरिस्मेटिक जो लीडर होता है उसका, या फिर अनकन्वेंशनल बोल सकते हो, क्योंकि वो रूल्स को भी तोड़ देता है, इनोवेट करता है, ठीक है। थोड़ा सा पर्सनल चार्म होता है उसके अंदर, इस वजह से वो कन्वेंशनल बिहेवियर नहीं होता, अनकन्वेंशनल बिहेवियर होता है उसके अप्रोच में, ठीक है। लीडर से क्वेश्चन आता है, आप ये टॉपिक भी जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। 2024 में भी आया, 2023 में भी आया, दोनों में आया। A small core business, a small core organization that outsource major business functions। ऐसा क्या होता है कि जो small core organization होता है वो outsource करता है major business functions को, तो उसको हम बोलते हैं virtual organization, ठीक है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। बाकी होता है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सा होता है? जो इंटरनल और एक्सटर्नल को बैरियर्स को ब्रेक डाउन कर देता है, कि उसमें कोई बैरियर्स नहीं है, बाउंड्रीज ही नहीं है हमारी उसके अंदर, फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन होती है। लर्नर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? जिसमें हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। सिंपली क्या होगा कि ट्रेडिशनल लगा लो, स्मॉल स्केल लगा लो, वो वाली चीज इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट क्रिएट ड्यूअल लाइंस
ऑफ अथॉरिटी एंड कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो क्रिएट कर रहा है ड्यूअल लाइंस को, दो लाइंस को क्रिएट कर रहा है ना? तो वो क्या हो जाएगा, अथॉरिटी भी कंबाइन कर रहा है फंक्शनल की और प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने ना ये गलती से उत्पादन संरचना ये नीचे वाले में शायद पीछे भी एक क्वेश्चन में और रखा था, तो आप ये समझ लीजिए मैट्रिक्स होगा, उत्पादन नहीं होगा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, कि जिसमें हम प्रोडक्ट की क्या है अथॉरिटी भी, ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी भी कंबाइन कर रहे हैं उसके साथ फंक्शनल और प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा बैरियर नहीं होता है? देखिए, जो फिल्टरिंग होती है, आप सही से इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो वो बैरियर हो सकता है। सिलेक्टिव परसेप्शन होती है, आपकी हर एक पर्सन की क्या है अपनी परसेप्शन होती है, अपनी धारणाएं होती हैं, उस हिसाब से क्या करते हैं आप बात करते हैं, तो उस वजह से भी बैरियर आ सकता है, बाधा बन सकती है कम्युनिकेशन के अंदर। इमोशंस क्या है, इमोशंस भी तो हमारे अलग अलग होते हैं ना। इंटरेस्ट लेवल देखिए कि एक कोई बैरियर नहीं है, माना नहीं गया है बैरियर, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट अलग अलग हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो हमने जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से इसको नहीं माना गया है। इसको क्या है कि हमने फॉर्मली नहीं माना है, वैसे हो सकता है कि टेंशन रिड्यूस कर दे। ठीक है, तो बैरियर कौन कौन से होते हैं, फिल्टरिंग होता है, सिलेक्टिव परसेप्शन भी होता है, इमोशंस की वजह से भी होता है, हमारे लैंग्वेज की वजह से भी होता है, या फिर नॉइज क्रिएट हो रही हो उस वजह से भी बैरियर अराइज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 हमें क्या बताता है कि विच राइट डज अ कंज्यूमर हैव अगेंस्ट अनफेयर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। ये है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इससे 2023 में भी क्वेश्चन आया, 2024 में तो नहीं आया लेकिन 2023 में आया, तो इस बार आने के चांसेस हो सकते हैं। 2020 जो 5 का पेपर है 2026 में जो कंडक्ट किया जाएगा। तो हमें ऐसे बताना कि कौन सा है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, एक्सप्लॉइटेशन के लिए कौन सा राइट होता है। अनफेयर आपको क्या कि मतलब कि ट्रेड प्रैक्टिसेस ही गलत दी गई है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसका सॉल्यूशन चाहिए, है ना। अनफेयर कोई चीज है तो हमें उसके क्या चाहिए, निवारण चाहिए। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट टू सीक रिड्रेसल का होगा। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वैसे तो 1986 है, लेकिन 2019 में इसको क्या कर दिया गया, स्ट्रेंथन कर दिया गया। कौन कौन से राइट्स हैं, सेफ्टी का राइट है कि प्रोटेक्शन होना चाहिए गुड्स के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग, है ना, जो लाइफ से हमारे हजार्डियस ना हो, नुकसानदायक ना हो या खतरनाक ना हो, हमारी जिंदगी के लिए जानलेवा ना हो। हमें इन्फॉर्म भी होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, हमें बताई जानी चाहिए कि क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है। ठीक है, राइट टू चूज होता है कि काफी सारी वेराइटीज है उसमें, जो सर कम्पिटिटिव प्राइसेस में है हम चूज कर सकते हैं जो हमारा मन करे, जो हम चाहें। राइट टू बी हियर्ड होता है कि जो भी हमारे इंटरेस्ट, जो भी हम सुनवाई करवाना चाहते हैं वो एप्रोप्रिएट फोरम भी बोल सकते हो, कमीशन भी बोल सकते हो। यहाँ पे कई बार कमीशन दे देते हैं, तो उसमें क्या करती है, हम हमारी सुनवाई करवा सकते हैं। राइट टू सीक रीड्रेसल क्या होता है कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कंपनसेशन के लिए बोल सकते हैं। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो नॉलेज एक्वायर करने के लिए, स्किल्स एक्वायर करने के लिए क्या होता है कि कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। कंज्यूमर क्या है, नॉलेज एक्वायर कर सकता है, स्किल्स एक्वायर कर सकता है। राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। तो हमें क्या राइट है कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में जाने, है ना, कि वो कैसे है, कैसे यूज करना है। तो ये चीजें, तो ये थे इसके कुछ राइट्स। क्वेश्चन नंबर 111, द ड्राइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। ऐसा क्या होता है कि जब पर्सन क्या है, कैपेबल होता है बिकमिंग के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम क्या समझते हैं कि हाँ हम, कि मैं इस कैपेबल हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या प्रेरणा कराती है, वो आत्मबोध कहलाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाती है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब यही होता है कि हम क्या करते हैं कि फुलेस्ट, मेरे अंदर पूरा पोटेंशियल है, मेरे अंदर पूरा जोश है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, कि हाँ मैं बनने में सक्षम हूँ। ठीक है, तो आपके अंदर पूरा जोश है कि आप एस्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में क्या होता है कि खुद के लिए एक आत्मसम्मान की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, सेल्फ वर्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, फिलोसफिकल और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो सेल्फ रियलाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम तो क्या था कि फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, खुद के लिए रिस्पेक्ट करना। सेल्फ रियलाइजेशन में क्या होगा कि स्पिरिचुअली या फिर फिलोसफिकली हम कितना खुद को समझ पाते हैं, है ना। सेल्फ मोटिवेट करना,
कि खुद को हम कितना मोटिवेट कर सकते हैं, कि अब आप खुद को कितना मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ, इस बार तो मुझे एग्ज़ाम अभी फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लेना, जिसका फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, तो वो इस बार तो करना ही करना है, ठीक है? तो कि खुद को मोटिवेशन लेके जाना, आप मोटिवेट रखिए खुद को मोटिवेट रखेंगे तो सारी चीज़ें आसान लगने लग जाएगी, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन-सी है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? अभी एक पीछे भी क्वेश्चन आया था और फिर से क्वेश्चन आया, तो मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, कि डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज शैल कंसिस्ट ऑफ अ लेडी सोशल वर्कर, हाँ जी, एक लेडी सोशल वर्कर होनी चाहिए। स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और बीइंग अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाँ जी, स्टेट का जो हाई कोर्ट का जज है वो होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, क्या 4 मेंबर्स होते हैं या फिर 3 मेंबर्स होते हैं? National Consumer Dispute Redressal Commission shall consist a person who is or has been a judge of Supreme Court। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है ना उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स की अगर हम बारे में जाने कि जैसे 3 कमीशन होते हैं ना, हमारा एक फर्स्ट कमीशन जैसे हम लगाएं कि डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कमीशन बनाया गया है, ठीक है। दूसरा अगर हम माने तो स्टेट का जो कमीशन है, और तीसरा अगर हम माने नेशनल कमीशन, ठीक है। तो अगर स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट वाले में क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में क्या होता है कि एक पर्सन, प्रेसिडेंट कौन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो डिस्ट्रिक्ट जज हो, ठीक है। 2 और मेंबर होंगे, एक उसमें क्या है वुमेन होगी, ठीक है। टोटल कितने मेंबर्स हो गए इसके अंदर, फिर 3 मेंबर्स हो गए टोटल। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंदर क्या होगा कि प्रेसिडेंट कौन होगा, एक ऐसा बंदा होगा जो हाई कोर्ट का जज है, ठीक है। मेंबर कितने होंगे, इसमें भी 3 होंगे, ठीक है। 2 अलग से मेंबर और एक उसमें क्या है वुमेन। एक चीज देखिए, तीनों के अंदर है ना, तीनों के अंदर वुमेन का भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेशनल में क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो, और 4 मेंबर और एक जिनमें से क्या होगी हमारी वुमेन होगी। तो मिनिमम कितने हैं, 5 मेंबर चाहिए। नेशनल के लिए कितने चाहिए, 5 चाहिए, है ना। नेशनल के लिए कितने चाहिए, वेट अ मिनट, नेशनल के लिए कितने चाहिए, 5 चाहिए। स्टेट के लिए कितने चाहिए, 3 मेंबर्स, और डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने चाहिए, 3 मेंबर्स, ठीक है। याद रखना आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 113, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन किसका प्रोसेस है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स तो खुद एक प्रोसेस है ना। तो ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का प्रोसेस है, ठीक है। 114 क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है लेकिन अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, उन्होंने डिविडेंड रिसीव करा, तो वो कौन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आएगा, बहुत इजी है, हमारे किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। और ये बाकी एक्टिविटीज क्या होती है, जनरल एक्टिविटीज तो देखिए कुछ भी नहीं होती है, 3 एक्टिविटीज ही होती है। इनके अंदर कैसी कैसे स्टेटमेंट्स आती है, कैसे कैसे टर्म्स आती है, वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कैश फ्लो, अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान में जो भी जनरेशन हो रहा है प्रिंसिपल रिवेन्यू का, वो आता है हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, यानी कि डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर जो भी हमारा कैश फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं आती, ऑपरेटिंग का क्या होगा, मतलब ऑपरेट कर रहा है जो डे टू डे डेली, ठीक है। तो इनफ्लो के अंदर क्या आएगा, कैश इनफ्लो के अंदर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा, कैश रिसीव्ड एट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देखिए हमें डिविडेंड रिसीव की आई थी, कैश रिसीव एज जो आ रहा है वो हमारा किस में आएगा, ऑपरेटिंग के अंदर आएगा, ठीक है। और इट इज एज ऑपरेटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग। अदर ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स आ जाएगी। और कैश आउटफ्लो के अंदर क्या आएगा कि कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को आप कोई भी कैश की पेमेंट कर रहे हो, वेजेस की, सैलरीज की, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हो, और टैक्सेस की पेमेंट कर रहे हो, और इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट की पेमेंट अगर क्लासिफाई है ना ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग में आएगा, वरना ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। दूसरी होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है, जो हम क्या करते हैं कि एक्वायर करना, डिस्पोज ऑफ करना लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, जैसे चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, ठीक है, उनके लिए जो भी कैश का इनफ्लो होना, आउटफ्लो होना, वो हमारे किस में आता है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो कैश इनफ्लो के अंदर क्या आएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर फिक्स्ड एसेट्स की सेल कर दी, सेल एंड मैच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, और देखिए डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड भी आता है इसके अंदर, और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आता है। अगर इन्वेस्टिंग है तो उसके अंदर आएगा, और अगर ऑपरेटिंग इवन है तो किस में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा। इंटरेस्ट की
अमाउंट, जो इंटरेस्ट की जो ट्रीटमेंट है वो, ठीक है। कैश आउटफ्लो में क्या आएगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लोन गिवन टू अदर्स, ये चीजें आएंगी इसके अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर। अगर हम बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है कि आउटफ्लो रिलेटेड टू चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है उससे रिलेटेड जो भी कैश फ्लो की ट्रांजेक्शन होती है वो हमारे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आती है। रेज करना, रीपे करना फंड्स को, ठीक है। इनफ्लोज में क्या होगा कि हमें इशू ऑफ शेयर से जो भी प्रोसीड हो रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर से जो भी प्रोसीड हो रहा है, प्रोसीड हमें हो रही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, ठीक है, वो इनफ्लो हो गया, या फिर बाकी कोई भी कैपिटल रिसीट्स है वो भी। कैश आउटफ्लो में क्या आएगा? कैश आउटफ्लो कैसे होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का? अगर हम रीपे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो या फिर लॉन्ग्स हो, रिडम्पशन कर रहे हैं हम शेयर्स का, डिवेंचर्स का, रीपेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं डिविडेंड्स की, और इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, ठीक है, तो वो किस में आएगा? हमारे कैश आउटफ्लो की एक्टिविटीज में आएगा, फाइनेंसिंग की। अब हमें लिस्ट दी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। देखिए मैंने तो ऐसे याद करा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, नोरा, नो से नोरारा ऐसे कर लिया था, तो नो का क्या आ जाएगा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन आ जाएगा। आप अपना कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, तो मैंने नो से नोरा याद किया था, लेकिन ये तो सभी में ही गिवन है, आगे कैसे याद करें? 10 से मैंने याद करा था कि 10 बस। अब 10 क्या है? वो बस है। बस है तो मतलब कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो क्या है? वो फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड प्लांट है, फिक्स्ड इक्विपमेंट है, ठीक है। 16 से मैंने याद करा था, 16 से कॉस्ट याद करा था मैंने, तो बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगी, और 17 से हमारा क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग 17 क्या हो जाएगा? हमारी रिपोर्ट, ठीक है। ऐसे आप अपने निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 116, इसमें हमें पूछा गया कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। डेप्रिशिएशन क्या है? डेप्रिशिएशन एक अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर है, हाँ जी बिल्कुल। स्टॉक एट द एंड इफ अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू बैलेंस शीट, हाँ जो भी स्टॉक होगा वो क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंस शीट के अंदर लेके जाते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन रिलेटिवली अनइफेक्टेड इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, हाँ क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है? रिमेन सेम रहती है ना, लंबे टाइम के लिए जो कॉस्ट प्रिपेयर की जाती है वो तो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। बचा कौन सा? एक, यही आ जाएगा इनकरेक्ट फिर तो। फिक्स्ड एसेट्स आर स्टेटेड इन बैलेंस शीट एट देयर मार्केट वैल्यू, देखिए मार्केट वैल्यू पे नहीं होती है, उनकी जो कॉस्ट होती है उसमें से हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। वो फिर हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रोप्राइटर हाउस, प्रोप्राइटर हाउस के की जो पेमेंट है वो लैंडलॉर्ड को करी है, मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट का होगा कि प्रोप्राइटर ने पेमेंट करी है तो किसके अकाउंट में जाएगा? फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाएगा ना, है ना, पर्सनल यूज के लिए ले रखा था जो, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर द अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर्स शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। देखिए रिपेयर अकाउंट के अंदर कब जाएगी? जब वो एसेट क्या फिक्स्ड है, मतलब कि हमने ऑलरेडी खरीद चुके हैं, बीच में हम कुछ कर रहे हैं, मतलब कि खरीदा हुआ है लंबे टाइम से, उसके ऊपर कुछ रिपेयर करें तो रिपेयर अकाउंट में जाएगा। अगर हम परचेज के टाइम पे जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो फर्नीचर के अकाउंट में जाएगा, या फिर कोई भी जो पर्टिकुलर एसेट है उसके अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर ये किसके अकाउंट में जाएगा? फर्नीचर के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। When errors are detected after preparation of trial balance, suspense account is opened. क्या सस्पेंड, एक मिनट, हाँ सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है जब क्या होता है कि एरर्स को डिटेक्ट करते हैं, हाँ ठीक है, हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फिर क्या है कि इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देन ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। क्या हम सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई करते हैं? हम सस्पेंस अकाउंट से क्या करते हैं? रेक्टिफाई नहीं करते, हम क्या करते हैं कि मतलब इसकी क्या होती है दो साइड के एरर होते हैं, जैसे अगर वन साइडेड हो तो ही रेक्टिफाई होते हैं, सारे एरर्स नहीं होते। टू साइडेड होते हैं वो क्या करते हैं? बिना सस्पेंस अकाउंट के भी हम क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे टू साइड ऑफ एरर्स होते हैं ना, वन साइडेड भी होता है और टू साइडेड भी होते हैं। अगर वन साइडेड है तो सस्पेंस अकाउंट से वो रेक्टिफाई होंगे, और अगर टू साइडेड एरर्स है तो वो हम बिना सस्पेंस अकाउंट के भी क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कुछ समझ ना आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैं कुछ गलत तरीके से कुछ बता रही हूँ, तो प्लीज लेट मी इन्फॉर्म, ताकि मैं आगे से उस चीज को इम्प्रूव करूँ,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर सही लगे तो भी बताना, नहीं सही लगे तो भी बताना। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एक्रूअल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, क्या एक्रूअल कंसेप्ट कैश बेसिस पे होता है? बताइए। एक्रूअल कंसेप्ट कैश बेसिस पे ही होता है क्या सिर्फ? जी ओ शिट, जी नहीं, सिर्फ कैश बेसिस पे नहीं होता है। बैंक अकाउंट क्या रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है? बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। लेजर क्या सेट ऑफ अकाउंट्स है? हाँ जी। और इसका क्वेश्चन 2024 में भी आया लेजर से रिलेटेड, उसमें इसको बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ बुक ऑफ अकाउंट कौन सी होती है, वो हमारे लेजर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अकाउंट इज कंसर्न विद मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी? जी नहीं, सिर्फ मॉनेटरी टर्म से होती है, क्वांटिटेटिव टर्म से ही होती है। ठीक है, तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है कि जो हमारे इनकम एक्सपेंसेस जो होती है ना, वो चाहे अर्न हो चाहे ना अर्न हो, कैश पे नहीं होता, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ठीक है, जब कैश रिसीव या पेमेंट ना हो रही हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज शोन अ नोट बिलो द बैलेंस शीट। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का हम एक नोट शो करते हैं बैलेंस शीट के नीचे। हाँ जी, ये हमें पता है कि हम एक नोट शो करते हैं। दिस अराइज आउट ऑफ, ये कौन से कन्वेंशन को मानता है? डिस्क्लोजर को, मटेरियलिटी को, ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ को, कंसिस्टेंसी को? देखिए, पहली बात तो ये कि ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ कोई भी कन्वेंशन नहीं है, कंजर्वेटिज्म है इसकी जगह, कंजर्वेटिज्म है। ठीक है, डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, तो इसके अंदर क्या करते हैं, यही हमें बताता है कि हर एक चीज को प्रॉपरली तरीके से हमें डिस्क्लोज करना है, सारी चीजों को। तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसलिए हम नीचे नोट बना के शो करते हैं। मटेरियलिटी हमें क्या बताता है कि सारी ट्रांजेक्शन को क्या आता है कि हमको भाई ऐसा नहीं कि जैसे कि चाय के पैसे लगे हैं, कोई मतलब कि स्नैक्स के लगे हैं, कोई छोटी छोटी मशीन का रिपेयर हो रहा है, जैसे मतलब कि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स को क्या है कि हम एक प्रॉपर एक ट्रांजेक्शन में इंक्लूड कर लेंगे। ऐसे नहीं कि 10 रुपए इसके, 10 रुपए इसके, 10 रुपए इसके, 20 रुपए कोई और कोई चीज के, तो इनको हम क्या कि टोटल ही करके, मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस को एक जो एक इम्पोर्टेंट वैल्यू के, एक इम्पोर्टेंट वैल्यू के हिसाब से हम उसको शो कर देंगे कि एक ही एंट्री उन सभी चीजों की क्या है हम दिखा देंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होती है कि बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू करता रहेगा उसके बिहाफ पे। और कंजर्वेटिज्म का क्या होता है कि हमें जितने भी बैड डेट्स होते हैं ना, उनके लिए हम पहले से हम क्या लॉसेस को, एक्सपेक्टेड लॉसेस को बना के चलते हैं। ठीक है, कि उनके ये प्रिजम्पशन लेके चलती हैं कि हमें फ्यूचर में ऐसा लॉस होने वाला है, फ्यूचर में कुछ भी हमें लॉस हो सकता है, ठीक है, कोई बैड डेट्स हो सकते हैं, तो उनके लिए प्रोविजंस बना के चलते हैं। वो होता है कंजर्वेटिज्म का। ठीक है, ना कि बेनिफिट्स को देखते हैं। कंजर्वेटिज्म से भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं। Partnership accounts X and Y were disclosed for the current year. Subsequently, it was discovered that interest on drawings were not charged. Rectifying the error, which of the following account is opened? कब की बात कर रही है कि पार्टनरशिप क्या है, क्लोज हो रहा है, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन अकाउंट जो है वो अभी तक चार्ज नहीं हुआ है। तो अगर वो चार्ज नहीं हुआ है तो हम क्या कर देंगे, P&L एडजस्टमेंट कर देंगे, है ना, एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर लिया जाएगा। Question number 121. Leader who guide or motivates their followers in the direction of established goals by clarifying role. Role को clarify कर रहे हो आप, ठीक है, टास्क को किसके लिए, गोल को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हो, तो वो कौन सा लीडर होता है? देखिए, यही सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया है, बस उसमें क्या बता दिया कि ट्रांजेक्शनल लीडर दे दिया और पूछ लिया वो कौन सा लीडर की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। तो वही होता है जो रिवॉर्ड्स के ऊपर काम करता है, गोल्स के लिए चाहिए होता है, तो वो क्या होता है, हमारा ट्रांजेक्शन लीडर होता है। ठीक है, बाकी बात करें बाकी लीडर्स की, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन सा होता है, जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जो अचीव करना चाहता है, क्रिएट करते हैं हम विजन को, चेंज को। ठीक है, उसमें हम कीवर्ड्स को क्या ले सकते हैं, विजन, इंस्पिरेशन, इनोवेशन, चेंज, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर से। ट्रांजेक्शन लीडर की क्या कीवर्ड्स होते हैं, जैसे गोल हो गया, है ना, गोल्स हो गए, रिवॉर्ड्स हो गए, ठीक है, और कंट्रोल हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, ये चीजें क्या है इसके ट्रांजेक्शन लीडर के होते हैं। ठीक है, जो रिवॉर्ड पनिशमेंट से चाहता है कि काम होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, आप अपने आप से करो, कैसे भी करो, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो काम पूरा होना चाहिए, हमारा गोल अचीव होना ही चाहिए। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, सिचुएशनल लीडर, सिचुएशन के हिसाब से जो एक्ट करता है कि इस टाइम पे वो फ्लेक्सिबल होता है, वो लीडर काफी ज्यादा, कि कोई सिंगल बेस्ट उसका स्टाइल नहीं होता, बस सिचुएशन के हिसाब से वो रिएक्ट करता है या फिर एक्ट करता है। ऑथेंटिक लीडर कौन सा होता है, जो एथनिक हो, ट्रस्ट वर्थी हो, जेन्युइन के हिसाब से काम करता है, वैल्यू बेस्ड पे हो, ठीक है, खुद की अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, ऑनेस्टी से रिलेटेड जो भी काम करे, वो क्या होता है, हमारा ऑथेंटिक लीडर होता है।
क्वेश्चन नंबर 122, द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डायग्नोज करना, एनालाइज करना, वो क्या कहलाता है? ह्यूमन स्किल, टेक्निकल, कॉम्प्लेक्स। देखिए अब कुछ बच्चे इसको कॉम्प्लेक्स भी कराएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो कंसेप्चुअल स्किल्स होता है कि आपके अंदर एबिलिटी है कोई चीज को एनालाइज करने की, डायग्नोज करने की, समझ रहे हो आप, इन डेप्थ में समझ रहे हो, तो वो हमारी क्या आ जाती है? कंसेप्चुअल स्किल्स आ जाती है। ह्यूमन स्किल्स क्या होती है? जो ह्यूमन की स्किल्स होती है। टेक्निकल क्या होती है? आप टेक्निकल टेक्निक से रिलेटेड कुछ, मतलब कि कोई कंप्यूटराइज्ड चीजों से रिलेटेड या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो वो चीजें। 123 क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आता है? पेटेंट्स भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, कॉपीराइट भी आता है, तो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। और कौन कौन से होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज? देखिए पेटेंट जो होता है उसकी 20 ईयर्स होती है, कई बार ये इनके ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। डिजाइन जो होता है उनकी 10 साल की होती है, 5 साल के बाद उसको रिन्यू कर सकते हैं, तो टोटल मान के चले तो 15 साल होती है। ट्रेडमार्क की क्या होती है? 10 साल होती है स्टार्टिंग में, उसके बाद में उसको फिर से 10 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है। कॉपीराइट होता है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी, उसमें क्या कोई कॉपीराइट कोई बुक से रिलेटेड होता है ना, तो उसमें ऑथर की लाइफ प्लस में 60 ईयर्स होता है। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10 साल के लिए होती है और रिन्यू कर दी जाती है बाद में। और फिर एक प्रॉपर्टी होती है हमारी प्लांट वेराइटी से रिलेटेड या फिर फार्मर राइट से रिलेटेड, तो 20 ईयर्स होता है ट्री और मीन्स के लिए, 15 ईयर्स बाकी सारी चीज़ों के लिए होता है। और ट्रेड सीक्रेट की अगर हम बात करें तो कोई फिक्स पीरियड नहीं है, जितना लंबा की वही बात सीक्रेट रखा जाए उतनी ही होती है, ठीक, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में। 124 हमें क्या बताता है कि हु कैन चेक द प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट बाय होल्डिंग बैक द गुड्स व्हेन प्राइस फॉल। जब प्राइस गिर रहा हो एंड रिलीजिंग द गुड्स व्हेन प्राइस राइज। जब क्या करता है कि प्राइस बढ़ गया, क्यों, तो क्या कर देगा? गुड्स को भी क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। और अगर प्राइस घट गया तो गुड्स को अपने पास में रख लेगा, है ना। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा होलसेलर कर सकता है, क्योंकि उसके पास में तो सबसे ज्यादा मतलब गुड्स भी होते ही तो उसके पास में है ना, उसके बाद में ही आगे गुड्स पास आउट होते हैं, तो होलसेलर के पास में होता है ये, राइट। In which year Taylor wrote the book The Principle of Scientific Management? Principle of Scientific Management कौन से साल में लिखी थी? जिसको पता था उसको पता था, नहीं पता था उसको नहीं पता। 1911 में लिखी थी, बाकी आगे से आप याद रखना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। ये जो टेलर है ना, वो फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है। फोकस करता है किस पे? इंप्रूव करना एफिशिएंसी को, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क मेथड से। क्या इंट्रोड्यूस करता है? टाइम और मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन करना टूल और मास का, साइंटिफिकली सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना वर्कर्स को, डिवाइड करना वर्कर्स को, ठीक है। तो 5 प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के, टेलर ने। पहला क्या दिया था कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आप क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो मत करते चलो, थोड़ा सा न्यू कुछ करो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क को फॉलो आउट करो। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, राइट पर्सन को राइट जॉब के हिसाब से सेलेक्ट करो। साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, ट्रेन करो, डेवलप करो वर्कर्स को, ना कि सीधा उनको क्या करता है कि ट्रायल से सिखाओ, उनको ट्रेन करो, डेवलपमेंट करो उनके वर्किंग स्किल्स उनके अंदर। कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, तो हार्मोनी रखो, एकता रखो, ज्वाइंट एफर्ट्स रखो, ना कि आप लड़ाइयां करते रहो, ठीक है। और इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, जो मैनेजर का जो प्लान होता है वर्कर्स का जो एग्जीक्यूट होता है, मतलब क्या है कि इक्वली डिवाइड करो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जो पोस्ट है उस बिहाफ पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द आइडिया दैट अ सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपरवाइजर, सिर्फ उसके पास में क्या एक सुपरवाइजर होना चाहिए, टू हुम ही और शी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, जिससे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो, एक ही सुपरवाइजर हो, तो वो हमारा क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। बाकियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि किस किस के अंदर क्या क्या होता है। ये 14 प्रिंसिपल्स है जो हमारे फ्योल ने दिए थे, ठीक है। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। उसमें फर्स्ट आता है डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या देखते हैं? स्पेशलाइजेशन करना, कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि एफिशिएंसी स्किल के हिसाब से वर्क्स को डिवाइड कर दो। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि मैनेजर को क्या अथॉरिटी लेनी चाहिए आगे ऑर्डर पास आउट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, डिसिप्लिन बना के चलना चाहिए, रूल्स का ओबे करना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या मानता है कि हर एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है कि एक सुपीरियर के अंदर ही काम करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आएगा या यूनिटी ऑफ कमांड आएगा। कमांड में क्या है कि कमांड एक बंदे के हाथ में है, आप ऐसे समझ लो कि कमांड क्या है? एक ही बंदे के हाथ में है, तो मतलब क्या होगा? वन सुपीरियर ओनली हो गया। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की हम बात करें
तो क्या होता है कि एक प्लान के अंदर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन की एक डायरेक्शन दी जा रही है, एक ही प्लान है। अगर कमांड एक बंदे के हाथ में है तो क्या हो जाएगा, वन सुपीरियर हो जाएगा। और हम क्या कि सेम ऑब्जेक्टिव है, ग्रुप किए जा रहे हैं एक प्लान के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होता है कि उस पर ज्यादा फोकस करते हैं ना कि पर्सनल इंटरेस्ट पे। रेम्यूनरेशन फेयर पेमेंट होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, अथॉरिटी क्या है कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, स्केलर ऑफ चेन होनी चाहिए, टॉप से बॉटम की एक प्रॉपर हियरार्की होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, राइट पर्सन राइट प्लेस राइट थिंग पे प्लेस होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए कि मैनेजर्स को क्या है सारे जो भी एम्प्लॉयज है ना उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट रखनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है अगर एम्प्लॉयज क्या लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे तो उनमें लॉयल्टी जनरेट होगी, एफिशिएंसी जनरेट होगी, है ना, स्टेबल रहेगा सिस्टम। इनिशिएटिव का मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉयज को अलाउ करना, ठीक है, कि अपना भी सजेशंस दे, उनको भी सजेशन देने के लिए कभी कभी अलाउड करना। एंड स्पिरिट डे कॉप्स का मतलब क्या होता है कि जो टीम स्पिरिट और यूनिटी को प्रमोट करे, इसका क्वेश्चन आता है स्पिरिट डे कॉप्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसका भी क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, इसमें भी आया है 2024 में भी इस रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। तो कौन सा क्या लिमिटेशन नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्टम फेलियर भी हो सकता है, और हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी हो सकती है। फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग एक लिमिटेशन नहीं लग रही, इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है कि हाँ फ्लेक्सिबली रिपोर्टिंग हो सकती है। When debentures are issued as collateral security, जब डिवेंचर्स को हम कोलेटरल सिक्योरिटी के बिहाफ पे इशू करते हैं तो इंटरेस्ट किस पे होता है, नॉमिनल पे होता है, फेस पे होता है, डिस्काउंट पे होता है, या फिर नो इंटरेस्ट इज पेड। देखिए अगर कोलेटरल सिक्योरिटी पे डिवेंचर्स को इशू किया जा रहा है तो कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती, और अदरवाइज कोलेटरल सिक्योरिटी के अलावा हम जब भी डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो एक ही पॉइंट होता है, हम उसको क्या करते हैं, फेस वैल्यू पे ही उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लाइबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ, पार्टनर्स किसके ऊपर लाइबल होते हैं, 6% सिंपल इंटरेस्ट, 12%, 0.5% और नन ऑफ दिस। देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, जरूर कंफ्यूज हुए हैं क्योंकि 6% हमने पढ़ा है, लेकिन देखिए हम टाइम पीरियड भी तो साथ में बताएंगे ना, टाइम पीरियड तो बताएंगे कि 6% कैसा है, एनुअली है कैसा है, वो तो बताएंगे। तो 0.5% जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि टाइम भी जिसके अंदर बताया जाए। तो ये देखिए 6% पर एनम, अगर यहाँ पे पर एनम होता ना, देखिए इन्होंने पर मंथ बता दिया, इधर पर एनम होता तो ये भी सही हो जाता, तो हम बोल सकते थे कि 6% क्यों नहीं लिया। 0.5% इन्होंने पर मंथ का बताया, इन्होंने सीधा बोल दिया कि 6%, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए फिर आपको समझ में आ जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी नॉमिनल है, एसेट्स हैं, मेमोरेंडम है, या नन ऑफ दीज है। देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, एक तरह का एसेट ही होगा ना कंपनी के लिए, है ना, पार्टनर्स के लिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एसेट अकाउंट हो जाएगा। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस है तो क्या होगा कि हमारा क्या है कि इस तरफ बैलेंस ज्यादा है, इस तरफ बैलेंस की बजाय, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, है ना, फेवरेबल है तो। Next question is, at the time of dissolution of liability takes over by the partners is to be debited to, किसमें डेबिट होगा, डिसोल्यूशन के टाइम पे एक ही अकाउंट होता है, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाता है तो हम सारी वैल्यूज को क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब होता है, जब हमारे क्या होता है, हम उसको रीवैल्यू कर रहे हो, मतलब कि चाहे तो पार्टनर्स ऐड हो रहा हो या ऐसे, ठीक है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, ये हो जाता है। और पार्टनर्स का लॉस डेबिट होता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर वैसे भी, और डेबिट होता है जब लॉस हो रहा हो, और प्रॉफिट हो रहा हो तब क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट बतानी है, हमें ट्रू बतानी है। एज पर टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर क्या है, 12% है, क्या ये 12% होता है कॉल इन एरियर के अंदर। एज पर टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 10% होता है, जी नहीं, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लॉस ऑन री इशू शुड एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, नहीं, जो री इशू पे लॉस है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। स्वीट इक्विटी शेयर्स आर
दोज विच आर इशूड टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स एट डिस्काउंट। हाँ जी, ये वाले बिल्कुल सही है कि स्वीट इक्विटी शेयर्स हम क्या है उनको इशू करते हैं। टेबल एफ का जो है ना कॉलिन एरियर जो है, कॉलिन एरियर 12% नहीं होता, ये हमारा 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। और जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस जो है वो हमारा कितना होता है? 6% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 134, द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट में बी यूटिलाइज्ड बाय अ कंपनी। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को हम कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से याद रखना। इसकी हम आगे एक स्लाइड करेंगे, कंप्लीट समझेंगे कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या हम लॉस ऑन फिक्स एसेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, फिक्स एसेट्स के लॉस पे नहीं कर सकते। क्या लॉस ऑफ रिवेन्यू नेचर पे कर सकते हैं? जी नहीं, रिवेन्यू नेचर पे भी नहीं कर सकते। ठीक है, राइट ऑफ द एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ नेचर ऑफ डिवेंचर्स। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि हम उसको राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर पहले तो ये क्या होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या है? कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसको रिवेन्यू एक्सपेंस के, देखिए प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, इस वजह से हम इसको रिवेन्यू के एक्सपेंसेस के लॉस के ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज नहीं कर सकते। जो रिवेन्यू की है, कैपिटल लॉस की जो भी होती हैं, लॉसेस जो भी है हमारे फिक्स्ड एसेट्स का हो गया, रिवेन्यू नेचर का हो गया, इसके लिए हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूज किसके लिए कर सकते हैं? फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इश्यू कर दो शेयर होल्डर्स को, इसके लिए यूज कर सकते हैं। राइट ऑफ कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, राइट ऑफ कर सकते हैं एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को। ठीक है, परचेज कर सकते हैं खुद के शेयर्स अंडर बायबैक। ठीक है, और मर्जर एक्विजिशन अदर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, जरूर याद रखना, आगे वाले क्वेश्चंस में भी ये आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135, द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? सबसे पहले क्या होगा? मैंने पीछे ही अभी थोड़ी देर पहले बताया, सबसे पहले हम क्या लेंगे? प्रमोशन को लेंगे। तो दो ही स्टेटमेंट ऐसी है दो ही ऐसी है जिसमें प्रमोशन सबसे पहले है, फिर हमारा क्या आ जाएगा? इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, है ना। तो बच्ची कौन सी स्लाइड? ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, 136 क्वेश्चन, अ सिलेक्शन डिवाइस यूज टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। आप बहुत ही गहराई से इंफॉर्मेशन को जान रहे हैं कोई भी कैंडिडेट के बारे में, तो वो कौन सा व्यू है? कॉम्प्रिहेंसिव है, स्ट्रेस है, बिहेवियरल है, या फिर पर्सनल है? वो कॉम्प्रिहेंसिव ही होगा ना, कि इन डेप्थ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या हो जाएगा कि उसको आप ऐसा स्ट्रेस दे दो कि उसका रिएक्शन देखो, कि अगर वो प्रेशर में आ रहा है तो कैसा रिएक्ट कर रहा है ना। रिएक्शन जानने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेस देते हैं। फिर आता है बिहेवियरल इंटरव्यू, बिहेवियर जानना, कोई भी उसके मतलब कि उसको ऐसे बता देना कि वो कोई भी सिचुएशन को उसने कैसे हैंडल करा था, है ना, पास्ट के अंदर। रियल एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं हम इसके अंदर, और पास्ट की इंफॉर्मेशन को जानते हैं कि उन्होंने कैसे कोई भी चीज को, सिचुएशन को हैंडल कैसे करा था। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। तो फिर आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू क्या हो गया? कि 1-to-1 डिस्कशन हो रही है वो। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, नहीं भी समझ में आ रहे तो प्लीज लेट मी इन्फॉर्म कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, द सोशलाइजेशन स्टेजेस वेयर इंडिविजुअल्स कन्फ्रंट द पॉसिबल डाइकोटोमी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। कौन सी स्टेज होती है जहां पर क्या इंडिविजुअल्स कन्फ्रंट करते हैं? तो वो हमारी होती है, कौन सी स्टेज होती है? एनकाउंटर स्टेज होती है वो हमारी। ठीक है, जहां पर इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? कन्फ्लिक्ट को वो कन्फ्रंट करते हैं। तो इनको चारों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्या होती है ये वाली स्टेजेस। देखिए, पहली स्टेज क्या होती है? प्री अराइवल। पहले तो आपको पता होना चाहिए सोशलाइजेशन की स्टेजेस किसने दी थी? वेनमैन्स एंड शाइन ने दी थी। प्री अराइवल में क्या होता है? बिफोर ज्वाइनिंग होती है जो भी। ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले जो भी स्टेजेस जो भी होती है, इंडिविजुअल की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है उस टाइम के अंदर। जब एनकाउंटर स्टेज में बंदा एंटर करता है तो क्या होती है? ज्वाइनिंग के टाइम पे होती है। एम्प्लॉय क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है रियलिटी को, जो उसने सोचा था वो, और जो रियलिटी है वो। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? एडजस्टमेंट के बाद में होता है। एम्प्लॉय करता है, इंटरनलाइज करता है नॉर्म्स को, और इंटीग्रेट हो जाता है उस सिचुएशन के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से। और ओरिएंटेशन में क्या होता है? कि फॉर्मल इंडक्शन होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमारी क्या जाती है? ओरिएंटेशन की आती है। मेनली बच्चे किसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं? मेटामॉर्फिस और एनकाउंटर के अंदर। तो एनकाउंटर पहले आएगी जहां पर वो बंदा सोच के जो आया था वो, और जो रियलिटी है उस चीज को जो वो फेस कर रहा है, और अपने डिफरेंसेस को कन्फ्रंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है वो हमें बताना है।
डिसिप्लिन है, रेम्यूनरेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है। अभी 2 मिनट पहले मैंने सारे प्रिंसिपल्स बताए थे, उसके बिहाफ पे आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन सा है हमारा? डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं? ये लीजिए, आपके सामने स्लाइड मौजूद है। वेट अ मिनट। हाँ जी, ठीक है? तो ये हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिजाइन टू सर्व द कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विस। कौन सी प्रैक्टिसेस डिजाइन होती है कस्टमर के साथ में आफ्टर सेल सर्विस और डिलीवरी के बाद में? क्या किया? एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, वो हमारा CRM। CRM की क्या फुल फॉर्म है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है? ओके। तो बाकी चीजें क्या है? ये अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये एक सॉफ्टवेयर है, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चलता रहता है कि ऑर्डर कैसे प्लेसमेंट किया जा रहा है, ठीक है? फिर डिलीवरी कैसे हो रही है, आफ्टर सेल सर्विस कैसे हो रही है, किस पे फोकस होता है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे फोकस होता है, रिटेंशन पे होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे होता है। ERP क्या है? ERP हमारा क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। इंटीग्रेट करते हैं हम इंटरनेशनल, जो हमारा इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है वो इंटीग्रेट करता है, ठीक है? फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन जो होता है, कस्टमर फोकस्ड नहीं होता ये, ठीक है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स बाइंग सेलिंग करना गुड्स को ऑनलाइन। EDI क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स का इंटरचेंज जो हो रहा है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 नंबर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिस सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। हाँ जी, सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज MSME ही में ही काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये तो बिल्कुल सही है। इट जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। देखिए, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन ये जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, तो हम इनको नहीं लेके चल सकते, ठीक है? ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हमारी गलत हो जाएगी। फिर क्या रहता है? दीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकाउंट फॉर 45% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये क्या है? हमारे 45% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्या करती है? इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर काउंट करती है? नहीं, ये अटमोस्ट हमारे क्या है? 99% करते हैं, ठीक है? कितना परसेंट करते हैं? 99% करते हैं, नियर अबाउट 99%। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन हमारा सही बचेगा, ठीक है? वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑजिव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली। क्या लोकेट करते हैं हम ऑजिव की हेल्प से? वेरी सिंपल, मीडियन। ओके। तो ऐसे होता है कुछ ऑजिव ग्राफ, ठीक है? अगर लेस देन ऑजिव है तो हम ऐसे करते हैं, मोर देन ऑजिव है तो हमारा ऐसे होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट। जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को कोई भी मैनेजर एफिशिएंटली इफेक्टिवली डायरेक्ट करता है, बताता है। इफेक्टिवली डायरेक्ट कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है कि सारी चीजें उसके हाथ में है, कंट्रोल उसके हाथ में ही हो गया, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या होता है कि वो प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं उन चीजों को, ठीक है? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल उसके हाथ में है। ओके। क्वेश्चन नंबर 143। ये हमें क्या बताता है कि एक्स लिमिटेड ने परचेज करी मशीन 2,88,000 की, ठीक है? इन ल्यू इशूड 100 डिवेंचर्स एट डिस्काउंट ऑफ 4%, ठीक है? कितने डिवेंचर्स थे? 100 डिवेंचर्स हैं, है ना? और कितने परसेंट पे उसने वो कर दिया, इशू कर दिया? 4% पे कर दिया। तो 100 का 4% कितना बनेगा? 4%। कितना बनेगा? 100 का 4 ही बन जाएगा, है ना? तो हमारा इशू प्राइस क्या हो गया? 96 हो गया। इशू प्राइस क्या हो गया हमारा? 96 हो गया, है ना? तो मशीन जितने की भी है, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स हम कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे जो मशीन की अमाउंट है वो लिख देंगे हम, अपॉन में हमारे क्या कर देंगे? इश्यू प्राइस कर देंगे, ठीक है? ये करेक्टली, बिल्कुल करेक्टली जिससे डिवाइड होगा वो हमारी अमाउंट निकलेगी 3,000 रुपए। ओके।
आप करके भी देख सकते हैं कि 2,88,000 को जब हम 96 से डिवाइड करेंगे तो 3000 ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश? कैश फ्लो के अंदर क्या करती है? ट्रांजेक्शन रिजल्ट करती है डिपॉजिटेड 20,000 इनटू बैंक। बैंक में 20,000 आप डिपॉजिट करा रहे हो तो क्या ये कैश फ्लो हो रहा है? हमने सिर्फ डिपॉजिट कराया है, कैश फ्लो कहाँ से हुआ है? हमारे हाथ में पैसे थे, हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो ये तो नहीं हुआ। कन्वर्टेड 1,00,000 9% डिवेंचर्स इनटू इक्विटी, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा है, कैश की कहाँ पे बात हुई है? नहीं हुई ना। विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक से हमने पैसा हाथ में ले लिया, कैश फ्लो तो नहीं हुआ। दो सेल ऑफ फर्नीचर जो हुआ है ना, इसमें कैश फ्लो हुआ है। एट द बुक वैल्यू कितने का था? 7400 का था। चाहे लॉस हो रहा हो लेकिन फिर भी इसमें क्या हमारा कैश फ्लो हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे हमने क्या है, ये चारों स्टेटमेंट्स को समझा है। आप ये वाले स्लाइड को भी पढ़ सकते हो एक बार के लिए, अगर मेरे बोला हुआ समझ में ना आया हो तो। ठीक है। नेचर ऑफ गुडविल हुज वैल्यू इज हाईएस्ट, किसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, वो कौन सी नेचर ऑफ गुडविल होता है? बहुत इजी है, वैसे ये क्वेश्चन आता ही आता है। कभी ना कभी आपसे यूं लगा लीजिए एक क्वेश्चन तो ये इससे गुडविल का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी? कैट नेचर की होती है। हाईएस्ट कैट की होती है और लोवेस्ट क्या होती है? रैबिट की होती है। और रैट की भी लोवेस्ट में ही आती है, मीडियम डॉग की होती है। कैट में क्या करते हैं कि वो ऑनर को लगा लो या लीगेसी के लगा लो, कोई लंबे टाइम से क्या करते हैं वो लोग फॉलो कर रहते हैं जिस चीज को, मतलब कि कस्टमर फॉलो कर रहा है, वो कैट गुडविल हो जाएगी। डॉग में क्या रहेगा कि जो पर्सनल से, कोई भी पर्सन से रिलेटेड है ना, ठीक है, स्किल से, उसको स्किल से आप अक्वायर कर सकते हो, अच्छी स्किल से, अच्छी प्रोफेशनल एफर्ट्स लगा रहे हैं तो डॉग गुडविल एक्वायर होती है। रैट में क्या होती है कि वो मतलब कि पेड वैल्यू होती है, कोई इंट्रिंसिक रेपुटेशन नहीं होती, ठीक है, परचेज्ड होती है ये। और रैबिट क्या है कि कहीं से भी वो लॉयल्टी कोई नहीं होता, लॉयल्टी प्लेस से रिलेटेड होती है, बस जल्दी से उसको मिलना चाहिए। ठीक है। 146 में क्या होता है? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन अ डबल अकाउंट सिस्टम द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी फेल टू डिस्क्लोज द ट्रू कंडीशन ऑफ इट्स एसेट्स। ये बोलते हैं कि डबल अकाउंट सिस्टम में क्या होता है कि फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी फेल कर जाती है ट्रू कंडीशन शो करने के लिए। दूसरा क्या है कि बिकॉज द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर शोन एट देयर कॉस्ट प्राइस इवन व्हेन दे आर कंप्लीटली वॉर्न आउट। देखिए, हाँ सही बोल रहे हैं कि डबल अकाउंट सिस्टम में क्या होता है कि फाइनल अकाउंट जो भी होते हैं ना वो फेल कर जाते हैं, कि ट्रू कंडीशन नहीं दिखा पाते हैं। और क्योंकि एसेट्स ऑफ द कंपनी क्या होते हैं, वो अपने कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, चाहे वो कंप्लीटली खत्म हो गए हो, इस वजह से वो क्या करते हैं, कंपनी की फाइनल अकाउंट्स दिखाने में सहायता नहीं कर सकते, और ये इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या, क्वेश्चन नंबर 147, व्हेन वन पार्टी ग्रांट्स द राइट टू यूज द एसेट्स टू द अदर पार्टी इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट के लिए एक पार्टी क्या करती है, अपने एसेट्स को यूज करने का उसको राइट दे देती है कि आप अब मेरा एसेट्स यूज कर सकते हो थोड़े टाइम पीरियड के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि थोड़ा टाइम के लिए आपने उसको क्या लीज पे दे दिया, लीज फाइनेंसिंग हो जाएगी, है ना। फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग मतलब कि हम क्या है, सेलिंग रिसीवेबल्स फॉर कैश। कैश के लिए क्या करते हैं, हम रिसीवेबल्स को बेच देते हैं। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है कि हम लोगों से पैसा उठाते हैं। ठीक है। डेट क्या हो गया कि हम मनी बोरो कर रहे हैं, ठीक है, कर्जा ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 148, ये हमें क्या बताता है कि ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी सोल्ड ऑन ओल्ड वैल्यूज फॉर विच अकाउंट टू बी ओपन। तो हम उसके लिए ओपन करते हैं मेमोरेंडम अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट करें या मेमोरेंडम में रिवैल्यूएशन करें। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट हाँ मानती हूँ मैं, ये भी होता है, लेकिन मेमोरेंडम अकाउंट जो होता है वो हम इसके लिए यूज करते हैं। एक्चुअली उसी उसी में रियलाइजेशन होती है। ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट कब होता है? जब डिसॉल्व हो गई हो, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा ना उसका रियलाइजेशन का, कि वैल्यूज को हम रियलाइज कर रहे हैं उसमें, जब बिजनेस डिसॉल्व कर रहा है तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 हमें क्या बताता है कि द टोटल ऑफ द एसेट्स बुक, टोटल ऑफ द एसेट्स बुक, मार्कर क्यों नहीं चल रहा, हाँ जी, द टोटल ऑफ द एसेट्स बुक, टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ, किस पे क्रेडिट होगा? सेल्स बुक का जो टोटल है कहाँ जाएगा, किस में जाएगा? सेल्स बुक में जाएगा, सॉरी सेल्स अकाउंट में जाएगा, है ना। इसमें थोड़ी जाएगा ना, डेटर में जाएगा, सेल्स में भी नहीं जाएगा, जाएगा किस में? सेल्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या होता है कि जो गुड्स कस्टमर्स रिटर्न करते हैं वो होता है। परचेज रिटर्न में क्या होता है कि जो हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं वो परचेज रिटर्न में होता है। ओके, इंडिविजुअल एंट्रीज जो भी होती है वो डेटर अकाउंट में आती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो। ऐसी ट्रांजेक्शन बताइए जिससे हमारा क्या डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाए और इंक्रीज हो जाए करंट रेशियो के अंदर। देखिए, अगर आप डिवेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं तो डेट बढ़ जाएंगे, डेट बढ़ जाएंगे तो क्या हमारा इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो तो बढ़ जाएगा, घटने के बजाय, तो ये वाली ट्रांजेक्शन तो होगी नहीं। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, फिर से आप डिवेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं तो डेट हमारे बढ़ जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं तो इक्विटी घट जाएगी, तो डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश हो जाएगा। ठीक है, हम जब इक्विटी शेयर्स को इश्यू करेंगे तो हमारा इक्विटी रेशियो भी बढ़ जाएगा, इक्विटीज बढ़ जाएगी तो डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, और कैश पे कर रहे हैं तो कैश क्या हो जाएगा, हमारा करंट रेशियो भी हमारा इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कैश जनरेट हो रहा है तो हमारा इससे करंट रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये हमने कर लिए टोटल 60 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया प्लीज लेट मी इन्फॉर्म। आई विश आपने कुछ ना कुछ सीखा ही है। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आगे ही ऐसे क्लासेस के लिए बनते रहिए। एक क्लास कर चुके हैं, आज हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है, आगे भी हम ऐसे क्लासेस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।